right now we are on the white screen and this is one of the easiest way for the presentation. But before the starting of this session, I will declare that for better understanding, I will continue my session in English as well as in Hindi. Recently, you have been completed your graduation in engineering and right now you are supposed to join industry as a trainee engineer. If somebody will ask you what is need and expectation of industry, then what will be your answer? Maybe the same question supposed to ask during interview. What is need and expectation of industry? My dear friends, don't be confused. You ask yourself, if I supposed to join industry as a trainee engineer, what should I know firstly? What should I prepare for the same? And how to crack the interview? I think still you have confused. So one by one I will explain what is need of industry. So let us see. And the first requirement is to increase the productivity. Right now I come in Hindi. देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हैं तो उनकी पहली रिक्वायरमेंट तो यही होती है कि उनका जो प्रोडक्शन है यानी उत्पादन है वो बढ़ना चाहिए. इंडिया में तो फिलहाल ऐसा ही होता है कि सभी की रिक्वायरमेंट ये है कि उनका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए. एंड द सेकंड वन इज फॉर बेटर एफिशिएंसी. आप समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता है और एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता है. यानी आप प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन आपकी जो एफिशिएंसी है यानी आपका काम करने का जो कार्यक्षमता है आपको साथ में उसी को भी बढ़ाना है. दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट. एंड द थर्ड वन इज टू इंक्रीज द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं एज एन इंजीनियर तो वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपके कलीग इंजीनियर है, आपका स्टाफ है, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ये सारे के सारे एम्प्लॉय की पूर्ति होनी चाहिए. ये भी एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है. एंड द फोर्थ वन इज टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी इन मार्केट. देखिए अगर आप प्रोडक्शन अच्छा निकल रहे, एफिशिएंसी भी अच्छी है और एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड है लेकिन मार्केट में ही कुछ वैल्यू नहीं तो नहीं चलेगा. इसीलिए मार्केट में नए नए अवसर मिलना चाहिए यानी ओवरऑल आपका जो प्रोडक्ट है उसका सेल बढ़ना चाहिए. एंड द फिफ्थ वन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. देखिए द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इसका मतलब होता है कि कंपनी के आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो इंटरनल लॉसेस है वो बहुत कम होने चाहिए. देखिए आप प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी भी आप बढ़ रही है, लेकिन अगर 50% पार्ट आपके रिजेक्ट हो जाते हैं तो कोई मतलब नहीं, यानी आपके इंटरनल लॉसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसे कम करना चाहिए. एंड द सिक्स्थ वन इज देखिए अल्टीमेटली टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप ये 5 पॉइंट अचीव करते हैं यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एफिशिएंसी अच्छा है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रहा है एंड देन इंटरनल लॉसेस ऑल्सो लेस, देन डेफिनेटली योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन प्रॉफिट. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो यही होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई एक कंपनी है तो वो एक बिजनेस ओरिएंटेड कंपनी होती है, न कि सोशल वर्कर. तो ये 6 बातों को आपको 6 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना चाहिए एज एन ट्रेनी इंजीनियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन दिस स्लाइड वी कैन सी 2 different picture and you are at the middle position, and as an engineer what is the ideal situation for your organization? In other way, if I ask you which is the best situation for your organization, in picture one person is instructing and other are following, so we can call it as a systematic work. In second picture there is no systematic work. In other way we can say that picture 1 is having standardized work culture and second picture is non-standardized work culture. So as an engineer you should develop standardized work culture in your organization. So this is the key point to remember. Well guys, I hope you understand very well. In the same manner, come to the third slide. In this slide you will observe one picture. In this picture represent organization Ocean. Organization Ocean means there are a lot of companies as a competitor for your organization, and this ship represent your organization and you supposed to complete the journey. But the journey is not possible because lot of obstacle in your path. Today's topic is completely depend on this aspect. For an example, suppose you are working in production department and there are a lot of problem in your department. Everyday problem, not only the problem but also the day by day problems are increases. Now problem become never ending story in your organization, and in your organization nobody is responding to the problem. Now problem in your organization for everyone it becomes somebody nobody story. Again I repeat, somebody nobody means nobody is responding to the problem, everybody is thinking it is others responsibility, and this happen only because you people are not focusing on this obstacle, and that's why your journey to the west is not completing. In the list of obstacle the first one is a no investigation. If any problem is happen, the people are not investigating the problem in detail, that's why the problem is again repeating and repeating and the repetition is continue. You must investigate the problem like a detective. अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको पुलिस की तरह उसकी जांच पड़ताल करनी जरूरी है. अगर आप जांच पड़ताल नहीं करते हैं तो आपको उसका रूट कॉज पता नहीं चलेगा और प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगा. एंड द नेक्स्ट आर नो इवैल्यूएशन एंड नो वैलिडेशन. द प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजेस बिकॉज यू हैव नॉट इवैल्यूएटिंग योर प्रोडक्ट, and for the evaluation of your product you are not validating your process.
आई थिंक यू आर नॉट अंडरस्टैंड. वंस अगेन आई रिपीट, आपको अपने प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन करना है, यानी उसका मूल्यांकन करना है. सपोज मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि मैं वेल्डिंग करके बनाता हूँ, तो उस प्रोडक्ट को मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ. एंड वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी इज लीक प्रूफ जॉइंट, जो कि मैं वेल्डिंग करने के बाद लीक प्रूफ होना चाहिए. ये मेरी बेस्ट कैटेगरी है. एंड टू अचीव द लीक प्रूफ जॉइंट आई एम वैलिडेटिंग द वेल्डिंग प्रोसेस इन सच ए वे दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, मशीन की जो सेटिंग्स होती है, जैसे कि वोल्टेज है, करंट है, वायर फीड है, गैस फ्लो है, इसको इस प्रकार से मैं सेटिंग करूंगा कि डेफिनेटली आई विल गेट द लीक प्रूफ जॉइंट. मीन्स प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन होना चाहिए और प्रोसेस का वैलिडेशन होना चाहिए. इफ इट इज नॉट हैपनिंग, डेफिनेटली प्रॉब्लम विल रिपीट. नेक्स्ट ऑब्स्टेकल्स आर नो अवेयरनेस एंड नेग्लिजेंस. नो अवेयरनेस मीन्स यानी किसी चीज की जानकारी न होना. देखिए एग्जांपल के तौर पर, अगर किसी को पता ही नहीं है कि वेल्डिंग करते समय सिल्डिंग गैस की जरूरत होती है एंड ही इज डूइंग द वेल्डिंग प्रोसेस विदाउट द सिल्डिंग गैस, डेफिनेटली इट लीड टू द प्रॉब्लम. एंड सेकेंडली नेग्लिजेंस, अगर पता है कि विदाउट सेल्डिंग गैस वेल्डिंग नहीं होती है, इसके बावजूद भी विदाउट गैस वेल्डिंग करना, दैट इज अ नेग्लिजेंस यानी लापरवाही. दिस बोथ सिचुएशन ऑल्सो लीड टू द प्रॉब्लम. नेक्स्ट ऑब्स्टेकल्स आर द प्रोडक्शन अप्रोच एंड द हाइडिंग अप्रोच. हियर आई वांट टू कोट, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन पीपल. समटाइम द इंडियन पीपल आर डूइंग प्रोडक्शन विथ डिफेक्ट एंड सेपरेटली अपॉइंट द पर्सन फॉर करेक्शन ऑफ दैट डिफेक्ट. दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम विल नेवर सॉल्व. हाइडिंग ऑफ एनी प्रॉब्लम लीड टू द बिग प्रॉब्लम इन फ्यूचर. If you are expressing or if you are showing to everybody, definitely you will get some solution. But if you are hiding, definitely the problem remains same and you will never get solution. Some of the people not involving other in their work because they are thinking they will also get partially some credit of their activity. Final year engineering student has been done the project since a year with team. Why the university has decided rule to work with 3-4 people for the project? Because it is a teamwork. So less involvement of people also lead to the problem. For good quality, always follow the standard operating procedure. Any non-standardized activity leads to the problem. So guys, one more time you go through all these 9 points by skipping this video and learn something. Since long we are discussing only on problem, but still we don't know what is the problem. Any idea? In other words, we can say how to define the problem in engineering. Problem in the engineering is defined as a problem is a gap between the current situation and the customer satisfaction. You know, problem is nothing but a gap. If the gap is very big, definitely very big a problem. If the gap is less, means a very less problem or we are close to the customer satisfaction. So for the resolution of the problem, we should work on the gap. Here I want to share 3 points with respect to the problem. Problem are the seed for improvement. Problems are the positive opportunity. If there is no problem, definitely it is again a big problem. You got it? यानी प्रॉब्लम का होना भी जरूरी है. So don't be hiding approach. Problems are the seed for improvement for the growth of future growth of your organization. Problems are the positive opportunity. Based on that, you can set some remedies. In the same way, let us come to know the types of problem. The graph I have plotted here, reason versus the solution. If the reason and solution both are known, such type of problem is called as a simple problem. In some cases, reason unknown but solution known. So question of implementation play important role, so you should think on it. For third case, reason of problem known but solution unknown. So in this case, high level of technology required for the solution of such type of problem. If both reason and solution are unknown, such type of problem are really worth solving and challenging problem. इस प्रॉब्लम का एक बेस्ट एग्जांपल भी है. इंडिया में एक स्कूटर बना था और वो बंद भी हो गया. वो जिस दिन बना तब से लेकर बंद होने तक वो स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए एक साइड में उसे सुलाना पड़ता था, यानी झुकाना पड़ता था. तो न तो ये प्रॉब्लम का कभी सोल्यूशन मिला और ना ही उसका कभी कंपनी को रूट कॉज पता चला, यानी उसका ना तो रीजन पता चला और ना ही सोल्यूशन मिला. तो हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम तो आप देख लिए. तो इसी प्रकार से चलिए हम देख लेते हैं कितने टाइप्स के इंजीनियर्स होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर भी देख लेते हैं. ये देखना भी बेहद जरूरी है. एंड द फर्स्ट वन इज अ सेल्फ नेगेटिंग और डिस्पेयरिंग टाइप. सच टाइप ऑफ पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, सो बी अलर्ट फ्रॉम देम. सेकंड वन इज अ समवन एल्स फॉल्ट टाइप. ये लोग हमेशा दूसरे की ओर उंगली दिखाते हैं. एंड थर्ड वन इज अ ब्लैंक. आई हैव पुट द नेम ब्लैंक, सो यू fill in the blank. And the fourth one is a problem solving type. See the picture. Based on this category, as a trainee engineer, you decide which type of problem solver you want to become in future. I hope till now you have understand very well because I am using simple language and simple presentation for you people. Now come to the heart of the topic, that is TOPS 8D. Sometime it is also called as a G8D, means team oriented problem solving 8 discipline. So one by one we will see it. In case of major problem like customer complaint, defect generation, then rejection percentage increases, supply rating decreases, productivity and efficiency also decreases. These are the various type of problem. During that problem, your boss may be intimate you to take a corrective action in the form of 8D.
In this case, many of the engineers are not aware, especially trainee engineer or the engineer who are working in the small scale. They might be don't know about the 8D. So let me tell you, 8D is firstly invented by Ford Motor in 1980. Initially, it was only part of automobile industry, but right now it become part of everywhere in mechanical industry. देखिए दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग का अगर कोई टूल है जो सिस्टमैटिक वे में काम करता है तो वो 8D है। लेकिन अब तक मैंने देखा है कि बहुत सारे इंजीनियर्स यहाँ पर फेल होते हैं, उन्हें 8D का इस्तेमाल करने नहीं आता है, उन्हें 8D के एक डिसिप्लिन ध्यान नहीं रहते हैं, तो कई बार उन्हें समझाना पड़ता है। लेकिन अब वीडियो को आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देके देखिए, क्योंकि मैं एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अगर ये टेक्निक्स आप सीख लेते हैं तो आप कभी भी 8D को नहीं भूलेंगे, और ये बिल्कुल भी इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ नहीं है, ये टेक्निक आपको कोई और नहीं बताएगा। तो चलिए हम देखते हैं। भारत में एक महापुरुष होकर गए तथागत गौतम बुद्ध, उन्होंने आर्य सत्य दिए हैं, 4 आर्य सत्य, जैसे कि दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख के निवारण का मार्ग। यहाँ पर देखिए, इस आर्य सत्य में जो दुख है, उस दुख को मैं अब रिप्लेस कर दूंगा प्रॉब्लम से। तो क्या बनेगा? प्रॉब्लम, उसके बाद दुख का कारण यानी रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, दुख का निवारण यानी करेक्टिव एक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, और आखिर में जो है दुख के निवारण का मार्ग यानी प्रिवेंटिव एक्शन। यानी आपको प्रॉब्लम पता चल गया, उसके बाद आपको उसका रूट कॉज आइडेंटिफाइड करना है। रूट कॉज आपको आइडेंटिफाइड हो गया तो करेक्टिव एक्शन आपको उस रूट कॉज के ऊपर लेनी है, यानी ये प्रॉब्लम फिर से रिपीट ना हो, इसके लिए आपको प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। तो ये 4D बन गए, लेकिन 8D में तो 8D है। देखिए, ओवरऑल 8D जो है उसका प्रिंसिपल तो बिल्कुल ये 4D के ऊपर ही बना हुआ है। तो अब हम एक्चुअल 8D देखेंगे। एज द नेम टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग इटसेल्फ इंडिकेट, फर्स्ट D शुड बी सिलेक्ट टीम, यानी सबसे पहले आपको टीम बनाना जरूरी है। यूज द टीम अप्रोच बाय फॉर्मिंग मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, यानी आप जब टीम बनाएंगे तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, यानी उस टीम में अलग अलग फील्ड के लोग होने चाहिए। अगर किसी मशीन में प्रॉब्लम आता है तो आपके उस टीम में कोई प्रोडक्शन का बंदा होना चाहिए, उसमें मेंटेनेंस का भी एक बंदा होना चाहिए, मशीन डिज़ाइन का भी होना चाहिए, उस मशीन को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर भी होना चाहिए। इस तरह से एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आपको बनानी चाहिए। मेंबर शुड हैव एक्सपर्टाइज एंड ऑथोरिटी नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इफेक्टिवली, यानी जो भी मेंबर्स हैं दैट ऑल शुड बी द एक्सपर्टाइज इन रिस्पेक्टिव एरिया। और जो D2 है वो आर्य सत्य का दुख है, मीन्स डिफाइन द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम डेफिनेशन में आपको 2 पार्ट में प्रॉब्लम डिफाइन करना है। पार्ट 1 रिप्रेजेंट व्हाट कस्टमर एक्चुअली सेड, एंड पार्ट 2 रिप्रेजेंट व्हाट द इंजीनियर और इन अदर वर्ड एक्सपर्ट सेज रिलेटिव टू द प्रॉब्लम। जैसे कि कस्टमर कहेगा मशीन इज नॉट वर्किंग, बट एज पर इंजीनियर मशीन इज ओवरलोडेड। सो इन दिस वे यू कैन डिफाइन द प्रॉब्लम, बट देयर इज अ स्पेशल मेथड्स यूज फॉर द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज अ स्मार्ट मेथड एंड 5W2H मेथड। ये मैं आपको एक और वीडियो बना के डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट वन इज अ D3 कंटेनमेंट एक्शन, मीन्स इंटरिम एक्शन और क्विक फिक्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज अ शॉर्ट टर्म एक्शन दैट प्रिवेंट द प्रॉब्लम फ्रॉम गेटिंग टू द कस्टमर। देखिए, अभी तो हमें प्रॉब्लम पता चला है, हमने टीम बनाया है, प्रॉब्लम को डिफाइन किया है, बट ऑलरेडी डिफेक्टिव पार्ट जो हमारे पास है उनके ऊपर भी एक्शन लेना जरूरी है। मीन्स कंटेनमेंट जोन बना के उन्हें सेपरेट रखना पड़ेगा, या फिर उन पार्ट्स को आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, उनका सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, और उनके ऊपर कुछ टेम्पररी शॉर्ट टर्म एक्शन लेके करेक्शन करना पड़ेगा, दैट इज अ D3। एंड द नेक्स्ट डिसिप्लिन इज अ D4, जो कि दूसरा आर्य सत्य यानी दुख का कारण है, जिसे हम आइडेंटिफाई द रूट कॉज कहेंगे। फॉर दैट डिफाइन ऑल द इवेंट दैट प्रोड्यूसेस द प्रॉब्लम। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम नंबर ऑफ टेक्निक्स आर अवेलेबल लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग, वाई एनालिसिस, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, फिशबोन चार्ट, ड्रिल डिप एनालिसिस, 7 डायमंड एनालिसिस। अगर ये सारे टेक्निक्स मैं अभी आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक और वीडियो में बनाऊंगा जो कि पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज टेक्निक्स के ऊपर होगा। नेक्स्ट वन इज अ D5, जो कि तीसरा आर्य सत्य है, यानी दुख का निवारण, मीन्स परमानेंट करेक्टिव एक्शन। फॉर दैट आइडेंटिफाई एंड इंप्लीमेंट परमानेंट करेक्टिव एक्शन दैट विल एलिमिनेट द प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको एक ऐसी परमानेंट करेक्टिव एक्शन लेनी है जो कि प्रॉब्लम दोबारा रिपीट ना हो सके। D6 इज वेरीफाई इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एक्शन। आपको प्रॉब्लम पता है, रूट कॉज पता है, और आपने करेक्टिव एक्शन भी ले लिया है, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू शुड वेरीफाई द एक्शन। आप यहाँ पर उसका रूट कॉज, इंटरिम एक्शन, परमानेंट एक्शन, प्रिवेंशन, इन सारी बातों को दोबारा चेक करना चाहिए। और जो चौथा आर्य सत्य है दुख के मार्ग का निवारण, दैट इज नथिंग बट अ D7, विच इज प्रिवेंट रिकरेंस और प्रिवेंटिव एक्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन और इंस्टीट्यूशनलाइज। आपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया है, रूट कॉज आइडेंटिफाइड किया है, एक्शन इनिशिएट किया है, एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन दैट ऑल्सो वेरीफाइड। सो नाउ
it is your responsibility to take the preventive action, means preventing changes to the part, process or system that allow the problem to occur. यानी जिन प्रोसेस या सिस्टम या डिजाइन से प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है उसमें आपको चेंजेस करना है. दैट इज नथिंग बट अ प्रिवेंटिव एक्शन. लास्ट वन इज अ D8, दैट इज कांग्रेचुलेशन ऑफ योर टीम. Recognize the contribution of all the team member and appreciate them. In this way, one more time shortly we will revise all these 8 disciplines. D1 is a selection of the team. D2 is definition of the problem. D3 is containment or the short term action. D4 identify the root cause by various methods. D5 is implementation of permanent corrective action. D6 is verify effectiveness of corrective action. D7 institutionalize throughout the organization, and D8 recognize and formally disengage the team. During learning of top set D, we should also learn one more concept which is very famous, known as a Deming cycle. Deming cycle introduced by Dr. W.E. Deming, which is a very famous American quality management guru. After World War II, United Nations has decided reconstruction of the Japan, and from quality management system, 2 persons are appointed, and both are from America. One is Dr. Deming and another is Dr. Joseph Juran. These 2 American teaches quality management system to the entire Japan. Japanese learn quality management system from 2 Americans, and up to 1950 they are well set in quality, and up to 1955 they set quality standard for their country, and up to 1960 they set quality standard for the entire world. Deming cycle define for any project work, first of all you need to plan it. Thereafter you do the experiment, and after experiment you check its effectiveness. If it is not okay, then again you plan, then do experiment, and again you check its effectiveness. If it is okay, then only you act or make it as a standard. That's why Deming cycle is also called as a PDCA cycle. As I told you, Deming is American, and 8D is also invented by American company. So 8D principle is fully based on PDCA cycle. Again come with all these 8 disciplines, and now you skip the video and you categorize how many disciplines come under planning, how many disciplines come under do, and at the same time how many comes under check and how many comes under act. In this case, first 4 come under the planning: selection of the team, definition of the problem, short term action, then identification of root cause. These all are come under planning, because till now you have not taken any action, so all these 4 are the planning. D5, that is implementation of corrective action, comes under do category, because actually you are doing here experiment. Verify effectiveness of action definitely comes under check category. And the last 2, institutionalization and recognition of team, come under act category. In this case, see the importance of planning. So be in touch with me. Don't forget to subscribe the channel, share this video to maximum people. So see you again in next vlog. Thank you very much.